गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं आज नर जनन तंत्र को, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कक्षा 10 आरबीएससी सिलेबस नर जनन तंत्र, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि जो नर जनन तंत्र है, मानव के नर जनन तंत्र में जितने जो अंग हैं या जो पार्ट जो बटे हुए हैं नर जनन तंत्र के अंदर, उन पार्टों को पहले डिस्कशन हम कर लेते हैं कि नर जनन तंत्र में कितने भाग हैं या नर जनन तंत्र को कितने जननांगों के अनुसार बांटा गया है, उनके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मानव के जो नर जनन तंत्र है उसको 2 जननांगों के आधार पर विभक्त किया गया है। तो देखिए, पहला प्राथमिक जननांग, यानी कि मानव का जो नर जनन तंत्र है उसे 2 जननांगों में बांटा गया है। पहला जननांग है प्राथमिक जननांग, इसमें भाग होगा वृषण, यानी कि प्राथमिक जननांगों के रूप में मानव में वृषण पाए जाते हैं और वृषण जो हैं वो एक जोड़ी पाए जाते हैं मानव में। दूसरे जननांग हैं सहायक जननांग। इन सहायक जननांगों में वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शिशन, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिशन आदि भागों को शामिल किया गया है। इन सभी के बारे में हम आज यहां पर स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि किस तरीके से मानव का नर जनन तंत्र एक निर्मित होता है। प्राथमिक जननांग व सहायक जननांग मिलकर नर जनन तंत्र को संपूर्ण बनाते हैं, जिनके बारे में अभी हमने यहाँ पर आपसे डिस्कशन किया है। अब हम बात पहली करेंगे वृषण के बारे में। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि मानव में एक जोड़ी वृषण उपस्थित होते हैं जो वृषण कोश में स्थित होंगे, और वृषण कोश जो है एक वृषण के चारों ओर आवरण है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। मैंने यहाँ पर मानव जनन तंत्र का डायग्राम बनाया है, इसको आप अच्छी तरीके से भली भांति समझेंगे। पहले मैं आपसे डिस्कशन ये करना चाहूंगा कि जो मानव में वृषण हैं उनकी संख्या 2 होती है और मानव के वृषण जो हैं अंडाकार होते हैं। आप देखिए, जो ये वृषण है, यहाँ पर वृषण मैंने दिखाया है, ये अंडाकार आकृति का है, ठीक है। और वृषणों की संख्या 2 होती है और इनका वृषण जो है उनका रंग जो है गुलाबी रंग के वृषण होते हैं। और वृषण जो है उनको बीज कोश भी कहा जाता है। बीज कोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वृषण है इसमें ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसलिए वृषण को बीज कोश भी कहा जाता है। और रोजाना प्रतिदिन जो वृषण है उनके द्वारा लगभग 50 करोड़ शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक दिन में वृषण द्वारा निर्मित शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, तो एक दिन में वृषण लगभग 50 करोड़ शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब गाइस, यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है सिंपली तरीके से कि ये जो वृषण होते हैं ये मानव के बाहर दोनों टांगों के बीच में लटके हुए होते हैं, ठीक है। इनका तापमान सामान्य बॉडी के तापमान से कम होता है, यानी कि जो मानव का शरीर है उसके इंटरनल जो टेम्परेचर है उससे कम इसका तापमान होता है। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है इन वृषण का तापमान, क्योंकि ये जो वृषण हैं इनमें ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपसे यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है। तो गाइस, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक जो तापमान होगा वो लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि शुक्राणुओं को बनने के लिए 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री। इसलिए वृषण जो होते हैं शरीर से बाहर दोनों टांगों के बीच में वृषकोश या वृषण कोश में लटके हुए होते हैं और ये मानव शरीर का सबसे ठंडा अंग माना जाता है। तो आपको वृषण के बारे में समझ में आ गया होगा। वृषण चारों ओर से अधिवृषण द्वारा घिरे रहते हैं
और अधिवृषण जो है वो वृषण कोश या वृषण आवरण द्वारा घिरी रहती है। तो वृषण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि वृषण क्या है। ये अंडाकार होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, इन्हें बीजकोष भी कहा जाता है और प्रतिदिन दोनों वृषणों के द्वारा 50 करोड़ शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। दूसरी बात हम यहाँ पर ये करें कि शुक्राणु जो बनेंगे वो 35 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा के तापमान पर नहीं बनेंगे। शुक्राणु जो हैं वो उनका जो फॉर्मेशन या निर्माण जो है वृषण के अंदर हो रहा है और यहां पर मैंने एक ब्लैक लाइन से एक नली दिखाई हुई है जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी। अब इस वृषण में बनने वाले शुक्राणु लगभग रोजाना कितने शुक्राणु बन रहे हैं? लगभग 50 करोड़। यहाँ पर तापमान कितना चाहिए? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो शुक्राणु बनेंगे उन शुक्राणुओं को इस शुक्र वाहिनी के द्वारा शुक्राशय में लाया जाता है। यहां पर हमने शुक्राशय दिखाया हुआ है, देखिए शुक्राणु बने, यहां से शुक्राणु बनकर, जैसे शादी ब्याह का जब समय होता है तो लोग जब बारात लेके निकलते हैं तो वैसे ही कंडीशन यहां पर है कि शुक्राणु अपनी बारात लेके निकलते हैं यहाँ इस शुक्र वाहिनी के द्वारा। ये रास्ता है जाने का, कहां पर? जहां पर शादी हो रही है वहां पर। तो यहां से शुक्राणु बारात लेके निकलते हैं, ये जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। शुक्र वाहिनी में शुक्राणु गति करेंगे तो शुक्र वाहिनी में शुक्राणु जाते हुए शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहां से बारात निकली है और रास्ते चल रही है और यहां पर जहां शादी होनी है वहां पर कहीं ना कहीं किसी स्थान पर बारात को रोका जाता है या रोका जाता है, जिसे जनवासा कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि यहां से शुक्राणु निकल रहे हैं, शुक्र वाहिनी के द्वारा शुक्राशय में पहुंच रहे हैं, यहां पर वो ठहरते हैं शुक्राणु। जिस प्रकार बारात को रोका जाता है जनवासे में, उसी प्रकार शुक्राणुओं को शुक्राशय में रोका जाता है। अब इस शुक्राशय में होता क्या है आपको ये समझना है। ये शुक्राशय जो है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगा। अब कैसे पोषण प्रदान करेगा? इस शुक्राशय के द्वारा पीले रंग का पीला पदार्थ जो है उसका श्रावण किया जाता है। ओके गाइस, पीला गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो है उसका श्रावण किया जाता है और ये जो पीला पदार्थ है ये इन शुक्राणुओं को भोजन भी प्रोवाइड करवाता है, इनकी गति के लिए भी आवश्यक होता है, इनके पोषण को भी यहाँ पर ये देता है और शुक्राणुओं की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ा देता है। यानी कि यहाँ पर वीर्य का जो 60 से 70% भाग यहाँ बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो शुक्राशय है क्या करते हैं, उन शुक्राणुओं की निर्माण की गति को बढ़ा देते हैं और ये जो यहाँ से शुक्राशय जो पीला पदार्थ स्रावित हो रहा है ये पीला पदार्थ उन शुक्राणुओं को पोषण देता रहता है और उनकी आगे बढ़ाने में गति के लिए भी ये सहायक होते हैं। अब यहाँ पर बारात रुकी हुई है। अब गाइस ध्यान देना कि शुक्राणु कहाँ आके रुके हुए हैं? शुक्राशय के अंदर। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है कि शुक्राणुओं का रेस्ट हाउस किसे कहा जाता है? तो शुक्राणुओं का रेस्ट हाउस शुक्राशय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु जो है आके रुकते हैं, पोषण लेते हैं और आगे को गति करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है आपका मूत्राशय। देखिए ये मूत्राशय है आपका और मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है और लगभग 700 से 800 ml मूत्र का ही संग्रह इस मूत्राशय में हो सकता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनी आके खुलती हैं और ये मूत्र वाहिनी कहां से आएंगी? वक्रक से या किडनी से आती हैं। तो किडनी से मूत्र वाहिनी मूत्र को लाके मूत्राशय में डाल देती हैं, ये मूत्राशय है। और मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है, ठीक है। और ये मूत्र वाहिनी जो है और शुक्राशय से निकलने वाली जो नलिका है और मूत्राशय से जो निकलने वाली नलिका है ये आकर जहां एक जगह मिलती हैं वो स्क्लेनीय नलिका कहलाती है, यानी कि स्लंखल नलिका का निर्माण ये करती हैं। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा कि शुक्राणु कहाँ आराम कर रहे हैं? शुक्राशय में। वहां पर उनके भोजन की, पानी की, ऐशो आराम की सारी व्यवस्था यहाँ पर होती रहती है, क्योंकि शुक्राशय के द्वारा पीले पदार्थ का श्रावण किया जाता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा भी देता है, उनका पोषण भी करता है और वीर्य निर्माण की प्रक्रिया भी यहाँ पर चालू रहती है। जैसे ही नॉर्मल अवस्था में
ये शुक्राशय के अंदर शुक्राणु आराम कर रहे होते हैं। जब यूरिन एक्सक्रीट करने की या उत्सर्जन करने की इच्छा होती है तो इस मार्ग से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उत्तेजन अवस्था में यहां से शुक्राणु गति करते हैं, खा पी के निकलते हैं यहां से। जैसे बारात जनवासे में रुकी हुई है, खा पी के बैंड बाजे के साथ में गाते हुए दुल्हन के घर तक पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार शुक्राणु क्या करते हैं, शुक्राशय से निकलते हैं उत्तेजन अवस्था में, और ये इस नली से होते हुए स्खलन नलिका में पहुंचते हैं, जहां पर मूत्राशय से जो कुछ पदार्थ है वो भी इसमें आके मिल जाते हैं। और ये जो शुक्राशय से निकलने वाले जो शुक्राणु हैं या वीर्य पदार्थ जो है वो इस प्रोस्टेट ग्रंथि में आते हैं, और प्रोस्टेट ग्रंथि से भी कुछ पदार्थ उसमें मिला दिए जाते हैं उत्तेजन की अवस्था में। उसके बाद में ये जो नली है, जैसे एक्सटर्नल जेनिटल लिया कहा जाता है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इसके द्वारा ये नली आगे जाती है और स्पर्म और मूत्र के दोनों जो चीजें होती हैं, जैसे उत्तेजन अवस्था होती है तो वीर्य को बाहर निकाल दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, अगर सामान्य अवस्था होती है तो मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्रिया हमने नॉर्मली यहाँ पर देखी है, किस तरीके से स्पर्म या शुक्राणु बन रहे हैं। शुक्राणु किसके द्वारा, शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में जाके ठहरते हैं। शुक्राशय में वहां पर शुक्राणु के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, एटीपी भी वहां दिया जाता है और वहां पर वीर्य का निर्माण भी होता रहता है। तो ये नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताई है। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो पार्ट है बेलनाकार, ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसे सीसन कहा जाता है। सीसन बाहर की ओर एक डबल लेयर से घिरा हुआ रहता है। सीसन के 3 पार्ट होते हैं। मूत्र मार्ग को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा है झिल्लीनुमा भाग और तीसरा है सीसन मार्ग। इस सीसन मार्ग से होते हुए मूत्र और वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर नॉर्मली नर जनन तंत्र के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। ज्यादा डीपली नहीं पढ़ सकते क्योंकि 10 तक का हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वृषण की, हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, भी हमने यहाँ पे समझाया था, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो वो नोट्स भी बना सकते हैं। तो वृषण में देखिए, वृषण अंडाकार होते हैं, गुलाबी रंग के होंगे, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको बीजकोष भी कहा जाता है। दूसरी बात, प्रतिदिन वृषण के द्वारा 50 करोड़ शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है, और शुक्राणु निर्मित की जो अवस्था होती है उनके लिए अमूमन 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। इसलिए हमारे शरीर का जो तापमान है उससे 2 से 2.5 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम होता है अपने वृषण का, और वृषण को हमारे शरीर का सबसे ठंडा अंग कहा जाता है या भाग कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं सहायक जननांग में वृषण कोष का। तो वृषण कोष क्या करता है, ताप का नियंत्रण करता है कि ज्यादा ना हो जाए। उसके बाद में वृषण कोष क्या करेगा, वृषण जो है उनको वृषण कोष में स्थित रखता है ताकि वो वहां से हिले डुले ना या कोई उनमें हानि ना पहुंचे, उनकी सुरक्षा वो करते हैं। दूसरा पार्ट है अधिवृषण। तो अधिवृषण देखिए, अधिवृषण जो है 6 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो वृषणों को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा पार्ट है इसका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का मेन कार्य क्या है कि वृषण से जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है उसको शुक्राशय तक लाना। ये शुक्राशय है, तो हमने क्या लिखा है कि शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाना, पहला कार्य। दूसरा क्या है कि शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाना। देखिए ये शुक्राशय है, इसके साथ मिलकर ये जो नली बन रही है इसे स्खलनीय नली कहते हैं। तो शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलनीय नलिका का निर्माण करती है। दूसरा कार्य ये हो गया। ओके, अगला पार्ट है शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय की हम बात करते हैं। शुक्राशय जो है थैली समान संरचना होती है जहां पर शुक्राणुओं का संग्रह होता है, जहां शुक्राणुओं को ऊर्जा दी जाती है वहां पर वीर्य का निर्माण होता है। इसके द्वारा तरल पदार्थ का निर्माण होता है जो शुक्राणु बनाने का कार्य करते हैं और शुक्राणु को पोषण देते हैं और शुक्राणु के लिए गति प्रदान करते हैं। अगला भाग है सहायक जननांगों में प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट जो ग्रंथि है अखरोट के समान होती है, ये एक तरल का स्राव करती है और यह तरल जो है शुक्राणु निर्माण में बहुत ही आवश्यक होते हैं और शुक्राणु को गति ये प्रदान करवाते हैं। अगली ग्रंथि है आपकी, यह अगला भाग है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि जो है मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करती है तथा मैथुनी क्रिया हेतु योनि को चिकना बनाने रखने का इसका कार्य होता है। अगला आपका सहायक जननांग है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है
जो मूत्र व शुक्राणु या वीर्य को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। अगला आपका सहायक जननांग है शिशन। शिशन जो है बेलनाकार लंबा एक भाग होता है। यह वृषण कोशों के बीच में उदर गुहा से लटका हुआ रहता है। तो हमने 10 तक का जो यहाँ पर नर जनन तंत्र था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें या मेरे को संपर्क करें, जिससे मैं आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं।